दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। पंचायती राज की कड़ी में मैं कृष्ण मोहन आप लोगों को अगली कड़ी जो है वो पंचायत समिति उसका जो है हम चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, शुरू करने से पहले हम जाने कि पंचायत समिति क्या है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत समिति मध्यवर्ती पंचायत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद के बीच कड़ी का काम करता है। जिस प्रकार केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के प्रशासनिक एवं विधायी संबंधी सारे कार्य निर्वाचन नियमों के अनुकूल संचालित होता है, उसी प्रकार पंचायत समिति के सारे कार्य बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के विभिन्न धाराओं एवं नियमों के अनुकूल संचालित होता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 34 से लेकर धारा 61 तक में पंचायत समिति के सारे कार्यों को सम्मिलित किया गया है। पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है। ग्राम पंचायत की तरह प्रत्येक पंचायत समिति का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होता है, जो लगभग 5000 की आबादी पर निर्धारित होता है। पंचायत समिति की मुख्य धारा एवं उससे संबंधित प्रावधानों का विवरण हम प्राप्त करेंगे। पहला है पंचायत समिति की संरचना, जो धारा 36 में वर्णित है। लगभग 5000 की आबादी पर निर्धारित प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से पंचायत समिति के लिए एक प्रतिनिधि पंचायत समिति सदस्य के रूप में मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। पंचायत समिति में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सीधे चुनकर आए हुए सदस्यों के अतिरिक्त और भी सदस्य होते हैं। संबंधित प्रखंड या इसके निर्वाचित क्षेत्र का अंशतः या पूर्णतः प्रतिनिधित्व करने वाला लोकसभा एवं विधानसभा के सदस्य, राज्यसभा एवं विधान परिषद के वे सदस्य जो पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हों। पंचायत समिति क्षेत्र प्रखंड में पड़ने वाले सभी ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। पंचायत समिति की कार्यावधि जो धारा 39 में उल्लेखित है। पंचायत समिति की कार्यावधि 5 वर्षों की होती है, जिसकी पहली बैठक से अगले 5 वर्षों तक कार्यावधि होती है। प्रमुख और उप प्रमुख का निर्वाचन धारा 40। पंचायत समिति के निर्वाचन सदस्य अपने बीच से 2 सदस्यों को प्रमुख और उप प्रमुख के रूप में चुनते हैं। यदि प्रमुख और उप प्रमुख के पद किसी कारण के बाद रिक्त हो जाता है तो पुनः अपने से प्रमुख एवं उप प्रमुख को चुनते हैं। शपथ ग्रहण। पंचायत समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्यों को अनुमंडल दंडाधिकारी शपथ ग्रहण कराते हैं। निर्वाचित प्रमुख एवं उप प्रमुख को भी प्रथम बैठक में ही शपथ ग्रहण कराते हैं। प्रथम बैठक की तिथि का निर्धारण तथा अध्यक्षता भी वही करते हैं। प्रथम बैठक के बाद की सभी पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता प्रमुख और उनकी अनुपस्थिति में उप प्रमुख करते हैं। प्रमुख और उप प्रमुख और अन्य सदस्यों के भत्ते धारा 41। पंचायत समिति के प्रमुख, उप प्रमुख और अन्य सदस्य तथा निर्धारित बैठक शुल्क और भत्ता प्राप्त करते हैं। प्रमुख और उप प्रमुख को मासिक भत्ता मिलता है। पंचायत समिति की बैठक धारा 46। पंचायत समिति की साधारण बैठक 2 माह में कम से कम एक बार बुलाना आवश्यक होता है। इस बैठक की सूचना कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा पंचायत समिति के सभी सदस्यों को बैठक की तिथि, स्थान तथा बैठक के लिए विषय सूची के साथ 10 दिन पूर्व भेजनी होती है। पंचायत समिति के प्रत्येक बैठक साधारणतः पंचायत समिति के मुख्यालय में की जाती है। पंचायत समिति बैठक का कोरम कुल सदस्यों की संख्या के आधे सदस्यों की उपस्थिति से पूरा होता है। बैठक में कोरम पूरा नहीं होने पर बैठक को दोबारा बुलाने का प्रावधान है। इस प्रकार दोबारा बुलाई गई बैठक में कुल सदस्यों की संख्या के 5वें भाग यानी 20% की उपस्थिति से कोरम पूरा करने का प्रावधान है। इससे कम विधि मान्य नहीं होता है। पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता प्रमुख और उनकी अनुपस्थिति में उप प्रमुख को करना होता है। यदि प्रमुख और उप प्रमुख दोनों अनुपस्थित हो तो उपस्थित सदस्यों के बीच से एक सदस्य का चयन अध्यक्षता के लिए किया जाएगा। साधारण बैठक में सभी विषयों का निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से होगा। किसी विषय पर मत विभाजन की स्थिति में मतदान के द्वारा निर्णय किया जाएगा। अध्यक्षता करने वाला सदस्य चाहे तो मतदान में वे मतों की संख्या घोषित होने से पहले भाग ले सकते हैं। मत बराबर न होने की दिशा में वे अपना निर्णायक मत देंगे। पंचायत समिति के सदस्य के विचारार्थ आए हुए मामले वैसा प्रमुख उप प्रमुख सदस्य मतदान नहीं करेगा। यह बैठक में भाग नहीं लेगा जिसका प्रत्यक्ष आर्थिक या निजी लाभ निहित हो।
प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का लिखा जाना और उस पर अध्यक्षता करने वाले का हस्ताक्षर होना नितांत आवश्यक है। कार्यवाही पंजी पंचायत समिति कार्यालय में रखी जाती है। कार्यपालक पदाधिकारी यानी प्रखंड का प्रखंड विकास पदाधिकारी पंजी का संरक्षक होते हैं। पंचायत समिति की बैठक में संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे, जिन्हें समय से पूर्व बैठक की सूचना दी जाती है। अब जानेंगे हम पंचायत समिति के कार्य एवं दायित्व। धारा 47, केंद्र तथा राज्य सरकार एवं जिला परिषद द्वारा सौंपे गए कार्य को करना, सभी ग्राम पंचायत के वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श एवं समेकन करना तथा समेकन योजनाओं को जिला परिषद में प्रस्तुत करना पंचायत समिति के कार्य में आते हैं। पंचायत समिति का वार्षिक योजना बजट पेश करना, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत देना, प्राकृतिक आपदाओं के प्रमुख को 25,000 रुपया तक खर्च करने का अधिकार है। कृषि एवं उद्यान की उन्नति एवं विकास करना, कृषि के उन्नत तरीकों का प्रचार प्रसार करना, किसानों के प्रशिक्षण का इंतजाम करना, सरकार के भूमि विकास एवं भू संरक्षण कार्यकलापों के क्रियान्वयन में सरकार और जिला परिषद की सहायता करना, लघु सिंचाई कार्यों के निर्माण एवं अनुरक्षण में सरकार और जिला परिषद की सहायता करना, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम एवं स्कीमों का आयोजन और क्रियान्वयन करना, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा का विकास एवं विस्तार करना, मत्स्य उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करना, खादी ग्राम और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण आवास योजनाओं का क्रियान्वयन तथा आवास स्थल का वितरण करना, ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का क्रियान्वयन, मरम्मत एवं संरक्षण करना, जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण, ग्रामीण स्वच्छता योजनाओं का क्रियान्वयन, सामाजिक एवं फार्म वानिकी के अंतर्गत अपने नियंत्रणाधीन सड़कों के किनारे और अन्य सार्वजनिक भूमि पर वृक्ष लगाना एवं उनका संरक्षण करना, सड़क, भवन, पुल, जल मार्ग तथा संचार की योजनाओं को क्रियान्वयन एवं संरक्षण करना, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का पता लगाना एवं उनके विकास हेतु आवश्यक कार्य करना, शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण, मरम्मत एवं संरक्षण आदि का कार्य करना, तकनीकी व्यवसायिक तथा प्रशिक्षण का विकास करना, वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन करना, सांस्कृतिक कार्यकलाप के अंतर्गत सांस्कृतिक एवं खेल कूद कार्यकलापों का क्रियान्वयन करना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, महिलाओं एवं बच्चों के कार्यक्रमों को क्रियान्वयन करना तथा इसके विकास हेतु कार्यक्रम का निर्माण करना, समाज कल्याण जिसमें शारीरिक एवं मानसिक रूप से निःशक्त लोगों के कल्याण हेतु कार्यक्रम तैयार करना तथा सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का क्रियान्वयन करना, कमजोर वर्गों को विशेषकर अनुसूचित जनजातियों अनुसूचित जातियों को कल्याण हेतु सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का क्रियान्वयन करना, जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित करना, ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, सहकारिता के अंतर्गत सहकारी कार्यकलापों का विकास करना, पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत वाचनालय एवं पुस्तकालय खोलने से संबंधित क्रियाकलापों को बढ़ावा देना, समय समय पर सरकार द्वारा निर्देशित या सौंपे गए अन्य कार्य को करना। ये सारे कार्य जो हमारे पंचायत समिति होते हैं उनका होता है। अब हम समझते हैं कि पंचायत समिति की अस्थायी समितियां होती है जो धारा 50 में उल्लेखित है। जैसे कि दोस्तों ग्राम पंचायत में भी अस्थायी समितियां थी। अस्थायी समितियां एक तरह समझा जाए तो एक तरह से समझने के लिए समझ सकते हैं, एक तरह से ये प्रमुख का मंत्रिमंडल है, यानी जो ब्लॉक पंचायत हमारे होते हैं उसका एक मंत्रिमंडल है। इसको समझने के लिए हम समझ सकते हैं इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, कौन कौन सी समितियां होती है, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं, इसे हम विस्तार से समझेंगे। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 50 के अनुसार अस्थायी समिति गठन करने का प्रावधान है। पंचायत समिति अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए अपने सदस्यों में से निर्वाचन द्वारा निम्नलिखित समितियां गठन करती हैं। पंचायत समिति की अस्थायी समितियां 7 हैं। जैसा कि दोस्तों ग्राम पंचायत में जो ग्राम पंचायत की अस्थायी समितियां थी वो 6 थी, लेकिन इसमें एक समिति ज्यादा है, वो 7 हैं। कौन कौन सी हैं पहले उस पर चर्चा करेंगे, फिर विस्तार से चर्चा करेंगे उस पर। पहला है समान अस्थायी समिति, दूसरा वित्त अंगरक्षण तथा योजना समिति, तीसरा है उत्पादन समिति, चौथा है सामाजिक न्याय समिति, पांचवा है शिक्षा समिति, छठा है लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति, सातवां है लोक निर्माण समिति। तो पहला दोस्तों जैसे कि हम समझते हैं कि जो समितियां हैं जो बनाई गई हैं वो प्रत्येक समिति के निर्वाचित सदस्यों में से अध्यक्ष सहित कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 सदस्य होते हैं।
प्रत्येक समिति अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु विशेषज्ञों या लोक हित से संबंधित रखने वाले अधिकतम 2 सदस्यों को कोऑप्ट यानी सहयोजित कर सकती है। प्रमुख समान अस्थायी समिति एवं वित्त अंकेक्षण तथा योजना समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होते हैं तथा प्रत्येक समिति के लिए एक अध्यक्ष नामित करते हैं। उप प्रमुख सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष होते हैं। प्रमुख उपयुक्त 2 समितियों सहित 3 से अधिक समितियों के अध्यक्ष का प्रभार नहीं रखते हैं, परंतु प्रत्येक समिति में कम से कम एक महिला सदस्य अवश्य होती हैं तथा सामाजिक न्याय समिति का एक सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के होते हैं। पंचायत समिति का निर्वाचन सदस्य 3 से अधिक समितियों का सदस्य नहीं होते हैं। कार्यपालक पदाधिकारी समान स्थायी समिति तथा वित्त अंकेक्षण एवं योजना समिति का पदेन सचिव होते हैं। प्रत्येक अन्य स्थायी समिति के सचिव के रूप में जिलाधिकारी तथा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी जो प्रखंड स्तरीय संबंध विभाग का प्रभारी होगा उसे सचिव के रूप में नामित कर सकते हैं। अब स्थायी समितियों के जो कार्य हैं वो धारा 51 में उल्लिखित है और चर्चा उस पर बारीकी से हम लोग करेंगे। पहला है असमान स्थायी समिति। अन्य समितियों के कार्यों के समन्वय एवं सभी शेष कार्य जो अन्य समितियों के प्रभार में नहीं है सहित पंचायत समिति के संबंधित सामान्य कार्यों का निष्पादन करती है। दूसरा, वित्त अंकेक्षण तथा योजना समिति वित्त अंकेक्षण बजट एवं योजना से संबंधित कार्यों का निष्पादन करती है। उत्पादन समिति कृषि, भूमि विकास, लघु सिंचाई एवं जल प्रबंधन, पशुपालन, दुग्धशाला, कुक्कुट एवं मत्स्य पालन, वानिकी प्रक्षेत्र, खादी, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित कार्यों का निष्पादन करती है। सामाजिक न्याय समिति निम्नलिखित से संबंधित कृत्यों का निष्पादन करती है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों की शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य हितों को प्रोत्साहित करती है। ऐसी जातियां जो वर्गों को सामाजिक न्याय, अन्याय तथा अन्य सभी प्रकार के शोषणों से सुरक्षा प्रदान करना। महिलाओं तथा बच्चों का कल्याण। अब आता है शिक्षा समिति। प्राथमिक, माध्यमिक, जन शिक्षा सहित पुस्तकालयों एवं सांस्कृतिक कार्यकलाप संबंधी कार्य करती है। लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति जो है इससे संबंधित कृत्यों का निष्पादन करती है। लोक निर्माण समिति ग्रामीण आवास, जलापूर्ति, स्रोत, सड़क एवं आवागमन के अन्य माध्यमों एवं ग्रामीण विद्युतीकरण एवं संबंध कार्यों के निर्माण एवं अनुरक्षण सहित सभी प्रकार के कार्य को करती है। समितियों की प्रक्रिया धारा 52। पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव, उनके कार्य संचालन तथा उनके संबंध सभी मामलों का विनियम बना सकेगी। प्रत्येक समिति का अध्यक्ष समिति के कार्यों के मामले में पंचायत समिति के कार्यालय से कोई सूचना, विवरण लेखा तथा प्रतिवेदन मंगाने तथा पंचायत समिति की किसी अन्य समिति से संबंधित कार्य की प्रगति पर निष्पादन एवं निरीक्षण का हकदार होता है। प्रत्येक पंचायत समिति का यह अधिकार होता है कि वह समिति के कार्य से संबंध पंचायत समिति के किसी पदाधिकारी को अपने बैठक में उपस्थित होने की अपेक्षा करे। समिति के अनुदेशों के अधीन सचिव सूचना निर्गत करेगा और पदाधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा। प्रमुख की शक्ति, कार्य और दायित्व धारा 42। इसमें प्रमुख की शक्ति क्या है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। प्रमुख पंचायत समिति की बैठक का आयोजन, अध्यक्षता तथा संचालन करते हैं। पंचायत समिति या अस्थायी समिति के निर्णयों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हैं। पंचायत समिति का वित्तीय और कार्यपालिका प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। पंचायत समिति के प्रखंड में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित जान माल को तत्काल राहत देने के लिए उसे एक वर्ष में कुल 25,000 रुपए तक की राशि स्वीकृत करने की शक्ति होती है, परंतु पंचायत समिति की अगली बैठक में प्रमुख ऐसी स्वीकृत राशि का ब्यौरा पंचायत समिति में स्वीकृत हेतु रखेगा। दोस्तों, जहां तक ये राशि का सवाल है तो राशि ये घटते बढ़ते रहता है। जैसे अभी बन रहा है तो 25,000 है, आगे ये राशि बढ़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उप प्रमुख की शक्ति, कार्य और दायित्व धारा 43। प्रमुख की अनुपस्थिति में उप प्रमुख पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता करता है। उप प्रमुख पंचायत समिति के प्रमुख के रूप में ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का निष्पादन करेगा जो प्रमुख के लिए लिखित आदेश तथा उसके सौंपा गया हो। प्रमुख का निर्वाचन लंबित रहने
या पंचायत क्षेत्र में प्रमुख की अनुपस्थिति के दौरान अथवा 15 दिनों से अधिक की अवधि के लिए प्रमुख के अवकाश पर रहने की स्थिति में प्रमुख की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, परंतु प्रमुख के अवकाश से पुनः वापस आने पर वह अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग वह पुनः प्राप्त कर लेगा। पंचायत समिति का स्टाफ धारा 60 में राज्य सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी को नियुक्त करते हैं। सरकार पंचायत समिति के अधीन काम करने के लिए समय समय पर उतनी संख्या में राज्य सरकार के पदाधिकारी और कर्मचारियों को पदस्थापित करेगी जितना आवश्यक समझती है। राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन कोई पंचायत समिति अपने कार्यों के संचालन के लिए समय समय पर उतनी संख्या में भुगतान के आधार पर या अवेतनिक कर्मचारियों की सेवा ले सकेगी जिनकी उनकी जरूरत हो। कार्यपालक पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों की शक्तियों तथा उनका कार्य धारा 61 पंचायत समिति के अधीनस्थ पदाधिकारी तथा पदधारकों के कर्तव्यों का निर्धारण, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करेगा। पंचायत समिति के सभी कार्यों एवं विकासात्मक स्कीमों के त्वरित कार्यान्वयन हेतु आवश्यक उपाय करेगा। पंचायत समिति और उसकी सभी समितियों की बैठक की कार्यवाहियों से संबंधित सभी कागजात एवं दस्तावेज को अभिरक्षा करेगा। कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति की निधि से रकम की निकासी एवं वितरण करेगा। कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति की प्रत्येक बैठक में सम्मिलित होगा और उसे किसी समिति में शामिल होने तथा विचार विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा, किंतु उसे कोई प्रस्ताव रखने या मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यदि पंचायत समिति के समक्ष रखे गए किसी प्रस्ताव से इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन होता हो या उसे असंगत हो तो उनका यह कर्तव्य होगा कि वह इसकी ओर से पंचायत समिति का ध्यान आकृष्ट करेंगे। अब पंचायत समिति को संपत्ति अर्जित करने, धारण करने तथा निपटारा करने की शक्ति प्राप्त है, जो धारा 53 में है। पंचायत समिति को संपत्ति अर्जित करने, धारण करने तथा निपटारा करने और संविदा करने की शक्ति होगी, परंतु अचल संपत्ति के निपटान के सभी मामले में पंचायत समिति सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करेगी। निर्मित सड़क, भवन अथवा अन्य निर्माण जो पंचायत समिति द्वारा उनके निधियों से किया गया हो उसमें निहित होंगे। पंचायत समिति में अधिकारिता की अव्यवस्थितता, किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को सरकार उसे आवंटित कर सकेगी। तत्पश्चात ऐसी संपत्ति पंचायत समिति में निहित की जाएगी, उसे नियंत्रण में आ जाएगी। जहां तक पंचायत समिति को इस अधिनियम में किसी प्रयोजन को पूरा करने के लिए किसी भूमि की आवश्यकता हो, वहां उक्त भूमि में हित रखने वाले व्यक्ति तथा व्यक्तियों से बातचीत कर सकता है और किसी समझौता पर पहुंचने पर सफल होता है तो वह भूमि के अर्जन के लिए जिला दंडाधिकारी के पास आवेदन कर सकता है, और अगर जिला पदाधिकारी को समाधान हो जाए तो भूमि का अधिग्रहण किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक हो तो वह भू अर्जन अधिकारी अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अधीन भूमि के अर्जन के लिए कार्रवाई करेगा और ऐसी भूमि का अधिग्रहण के बाद वे पंचायत समिति में निहित हो जाएगी। पंचायत समिति की निधि, धारा 54 प्रत्येक पंचायत समिति में पंचायत समिति के नाम से एक पंचायत समिति निधि का गठन किया जाएगा और जमा खाते में निम्नलिखित प्रकार की राशि जमा की जाएगी। पहला, केंद्र एवं राज्य सरकार, जिला परिषद एवं स्थानीय प्राधिकरण द्वारा दिए गए अंशदान या अनुदान। केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत ऋण यदि कोई हो तो पंचायत समिति द्वारा अपनी संपत्ति से उगाही राशि। तीसरा, अपने द्वारा उगाहे गए पथ, उप शुल्क तथा शुल्क आदि। चौथा, पंचायत समिति में निहित तथा उसके द्वारा निर्मित या उससे नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन किसी विद्यालय, अस्पताल, औषधालय, भवन, संस्थान या किसी निर्माण की बाबत हुई प्राप्तियां। पांचवा, उपहार या अंशदान के रूप में सभी प्राप्त रकम और पंचायत समिति के पक्ष में किसी भी न्यास, धर्मदाय से प्राप्त सभी आय। जुर्माना तथा अर्थ दंड से वसूले गए राशि। पंचायत समिति द्वारा प्राप्त सभी राशियां। पंचायत समिति कुछ ऐसे रकम को अलग रखेगी और उसे प्रति वर्ष अपने प्रशासनिक कार्यों पर खर्च करने के साथ साथ अपने पदाधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ता, भविष्य निधि तथा उपादेय को भुगतान के लिए अपेक्षित खर्च को पूरा कर सकेगी। प्रत्येक पंचायत समिति को यह शक्ति होगी कि वह अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए यथोचित रकम खर्च कर सकेगी। पंचायत समिति का निधि पंचायत समिति में निहित होगा और कोष के खाता में जमा राशि की अभिरक्षा भी रखी जाएगी तथा उसका निवेश इस प्रकार से किया जाएगा जैसा राज्य सरकार समय समय पर निर्देश दें। पंचायत समिति के निधि से भुगतान के लिए सभी आदेशों और चेकों पर कार्यपालक पदाधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। पंचायत समिति द्वारा कराधान
धारा 55 पंचायत समिति के वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर जो किसी अन्य अधिनियम के अधीन निबंधित न हो, तीर्थ स्थल, हाटों, मेलों की सफाई की व्यवस्था के लिए शुल्क, जल शुल्क, विद्युत शुल्क तथा संपत्ति कर, उक्त सभी प्रकार की आवासीय एवं वाणिज्य संपत्तियों का कर जो है आदि का वसूल कर सकेगी। सरकार द्वारा नियमावली के गठन के बाद एवं अधिसूचित शुल्क फीस के आधार पर शुल्क वसूल कर सकती है। पंचायत समिति द्वारा ऋण उगाही धारा 56 पंचायत समिति विशिष्ट योजनाओं के निष्पादन हेतु राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृत या बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकेगी। पंचायत समिति का बजट धारा 57 पंचायत समिति प्रत्येक वर्ष ऐसे समय उक्त रीति से जैसे निहित की जाए अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपनी प्राप्तियों और वितरणों का बजट तैयार करेगी तथा पंचायत में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित कराएगी और वैसी बैठक के लिए कुल सदस्यों की 50% से कम में कोरम नहीं होगा। लेखा धारा 58 पंचायत समिति लेखा का संधारण विहित प्रपत्र में किया जाएगा। पंचायत समिति के सारे अभिलेख पंचायत समिति कार्यालय में रखा जाएगा, जिसका संरक्षक कार्यपालक पदाधिकारी होंगे। अंकेक्षण धारा 59 पंचायत समिति के लेखा की संपरीक्षा यानी अंकेक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार को करेगा और प्रतिवेदन की एक प्रति पंचायत समिति को 1 माह के भीतर प्रेषित कर दी जाएगी। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पंचायत समिति प्रतिवेदन में बताई गई त्रुटियों तथा अनियमितताओं का समाधान करेगी और विहित प्राधिकार को 3 माह के अंदर की गई अथवा की जाने वाली अपनी कार्रवाई की सूचना प्रेषित करेगी। अब आता है प्रमुख या उप प्रमुख का त्याग पत्र धारा 44(1) प्रमुख किसी भी समय अपना स्वलिखित त्याग पत्र अनुमंडल पदाधिकारी के नाम से संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को देंगे। उप प्रमुख अपना त्याग पत्र प्रमुख को देंगे। प्रमुख की अनुपस्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी को संबोधित कर स्वलिखित त्याग पत्र होगा। त्याग पत्र दिए जाने के 7 दिनों के अंदर स्वलिखित त्याग पत्र वापस लिए जा सकते हैं। यदि 7 दिनों के अंदर त्याग पत्र वापस नहीं लिए जाते हैं तो उक्त पद स्वतः रिक्त माना जाएगा। ये प्रमुख का और उप प्रमुख का त्याग पत्र स्वतः दिए जाने से संबंधित जानकारी थी। अब आगे समझेंगे प्रमुख उप प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता है, जो धारा 44 में है। पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर उसके लिए आहूत विशेष बैठक में प्रमुख उप प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर वो अपना जो पद है तत्काल छोड़ देंगे। अविश्वास संबंधी प्रस्ताव पर पंचायत समिति के कुल निर्वाचित सदस्यों के कम से कम 1/3 निर्वाचित सदस्यों के द्वारा प्रमुख को संबोधित आवेदन देना होगा, जिसकी प्रतिलिपि पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी को भी दी जाएगी। कार्यपालक पदाधिकारी जो वीडियो होते हैं अविलंब अधियाचना से प्रमुख को अवगत कराएंगे और पंचायत समिति सदस्यों द्वारा प्रमुख को दिया गया आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर प्रमुख, उप प्रमुख या सीधे निर्वाचित कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य उक्त बैठक किसी तिथि को निर्धारित कर सकेगा एवं विशेष बैठक हेतु सदस्यों की सूचना निर्गत करने एवं कार्रवाई करने हेतु कार्यपालक पदाधिकारी से अपेक्षा कर सकेगा। पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी निश्चित रूप से निर्धारित की गई तारीख को विशेष बैठक की सूचना ससमय निर्गत कर विशेष बैठक आहूत करेंगे। एक बार बैठक हेतु निर्गत सूचना के बाद निर्धारित विशेष बैठक किसी हालत में स्थगित नहीं होगा। अविश्वास प्रस्ताव पर विचार हेतु आहूत बैठक के लिए कोरम आवश्यक नहीं होगा। अविश्वास प्रस्ताव उप प्रमुख के विरुद्ध में उसके पदावधि के प्रथम 2 वर्षों तक नहीं लगाया जाएगा। प्रमुख उप प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव एक बार नामंजूर होने की स्थिति में नामंजूर होने की तिथि से 1 वर्ष तक पुनः अविश्वास प्रस्ताव पंचायत समिति के समक्ष नहीं लाया जाएगा। पंचायत समिति के कार्यावधि के अंतिम 6 माह के दौरान प्रमुख या उप प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। प्रमुख और उप प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव हेतु निर्गत सूचना में उन कारण आरोपों का स्पष्ट रूप से जिक्र रहेगा जिनके आधार पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अविश्वास प्रस्ताव हेतु बुलाई गई विशेष बैठक की अध्यक्षता करने वाला सदस्य उपस्थित सदस्यों के समक्ष उक्त प्रस्ताव को पढ़ेगा जिस पर विचार करने के लिए विशेष बैठक बुलाई गई हो और उस पर विचार विमर्श करने की घोषणा करेगा। कोई भी विचार विमर्श स्थगित नहीं किया जाएगा। प्रमुख उप प्रमुख को पंचायत समिति के समक्ष विचार विमर्श के दौरान उस पर लगाए गए आरोपों के संबंध में सफाई देने का अवसर दिया जाएगा। विचार विमर्श के उपरांत अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में उसी दिन गुप्त मतदान कराया जाएगा।
प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की स्थिति में उप प्रमुख विशेष बैठक की अध्यक्षता करेगा। उप प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास लाने की स्थिति में विशेष बैठक की अध्यक्षता करेगा। दोनों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आने की स्थिति में बैठक की अध्यक्षता पंचायत समिति के निर्वाचित तथा बैठक में उपस्थित सदस्यों के बीच से निर्वाचित किसी सदस्यों द्वारा की जाएगी। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 44 की उपधारा 4 के अधीन प्रमुख उप प्रमुख को हटाया जाना। इस अधिनियम के अंतर्गत पंचायत समिति का कोई प्रमुख उप प्रमुख बिना जानबूझकर नहीं करता है तो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता हो और अपने कर्तव्यों का निर्वहन में कदाचार या दोषी पाया जाता हो तो सरकार आदेश देकर उसे हटा सकती है। निहित शक्तियों के दुरुपयोग या अपने दायित्वों के निर्वहन में दुराचार का दोषी पाए जाने के आरोप में हटाया गया प्रमुख उप प्रमुख हटाए जाने की तिथि से अगले 5 वर्षों तक पंचायती राज निकाय के किसी भी पद पर उम्मीदवार नहीं होगा, चाहे वो ग्राम पंचायत हो या ब्लॉक पंचायत हो या जिला पंचायत हो। शारीरिक और मानसिक तौर पर कार्य करने के अयोग्य हो जाए या आपराधिक मामलों में 6 माह से अधिक फरार हो तब सरकार प्रमुख उप प्रमुख को स्पष्टीकरण का अवसर देगा और स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं रहने की स्थिति में उनको पद से हटाया जा सकेगा। इस प्रकार हटाया गया प्रमुख उप प्रमुख पंचायत समिति का शेष अवधि के दौरान पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होगा। सदस्य का स्वयं त्याग पत्र देना। धारा 45 पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य पंचायत समिति के प्रमुख को संबोधित स्वलिखित आवेदन द्वारा अपनी सदस्यता त्याग कर सकता है। त्याग पत्र देने के 7 दिनों के अंदर वे चाहे तो अपना त्याग पत्र स्वलिखित आवेदन के साथ वापस ले सकता है। त्याग पत्र वापस नहीं लेने की स्थिति में वह स्वीकृत हो जाएगा और वह पद रिक्त मान लिया जाएगा। दोस्तों, ये था ब्लॉक पंचायत यानी पंचायत समिति के सारे कार्य, उनके कैसे वित्त और कैसे बजट बनाएंगे, ये सब पर चर्चा। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पुनः एक बार नमस्कार।